नमस्कार मित्रों, आज हम साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लेकर आए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से होते हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम यहाँ पर आपको स्पष्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से सरल तरीका से आपको यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय में जो संप्रदाय शब्द है, उस संप्रदाय से मतलब होता है एक संगठन या समूह से मतलब है। ठीक है, यानी कि संप्रदाय जो हमारा शब्द है, उस संप्रदाय शब्द से आपको तात्पर्य ध्यान रखना है एक समूह है या एक संगठन। ठीक है, यानी समूह से तात्पर्य यहाँ पर कि एक जैसे विचारों वाले जो बहुत सारे लोग हैं, उनका एक जो समूह होता है उसको हम संप्रदाय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम संप्रदाय कहते हैं। अब एक बात आपको क्लियर कर दें, वैसे संप्रदाय शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो संप्रदाय जो मुख्य हैं हमारे, वो हम 7 या 6 संप्रदाय की हम बात करेंगे यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि साचार्यवादी संप्रदाय है, कार्यात्मवादी संप्रदाय है, समाजवादी है, संरचनावादी है, मनोविश्लेषणवादी है, गेस्टाल्टवादी है, व्यवहारवादी है, प्रेरकीय प्रयोजनवादी है, क्षेत्रवादी है, संज्ञानवादी है, संबंधवादी है, उपयोगितावादी है, मानवतावादी है, समाजवादी है, संरचनावादी है, निर्मितवादी है। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी संप्रदायों में जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह ये आते हैं। तो हम लगभग 6 या 7 की हम बात करेंगे जो वेरी मोस्ट हैं और सब जगह आपको वही मिलेंगे, सभी किताबों में आप उनको ही पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें संरचनावादी है, कार्यात्मवादी है, गेस्टाल्टवादी, मनोविश्लेषणवादी है, साचार्यवादी है, प्रेरकीय या प्रयोजनवादी है और व्यवहारवादी है। हम 7 इन संप्रदायों की हम बात करेंगे, एक एक को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, और इनसे जो भी प्रश्न आपका बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस चैनल पे आपको हम लगातार क्लास लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेस्ट भी जनरेट हम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। ये तो हमारी एक भूमिका हो गई। देखो, टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। यहाँ से हमने संप्रदाय शब्द को स्पष्ट किया है कि भाई संप्रदाय शब्द क्या है। इसके बारे में लिखा है कि यहाँ संप्रदाय का अर्थ मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का संगठित समुदाय और उनके चिंतन और विचार करने की विधि से है। बात बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि जो संप्रदाय शब्द है हमारा, इससे तात्पर्य है कि एक विशेष क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक संगठित समुदाय है और उनके चिंतन और विचार करने की एक विधि है। ठीक है, जैसे मान लो हम कहते हैं ना, जैसे गांधीवाद है, समाजवाद है, इस तरह से हम कहते हैं, तो वो एक विचारों का एक संगठन होता है जो उनके विचारों को मानते हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं। वो एक हमारा एक वाद बनता है, वो एक संप्रदाय बनता है। जैसे संत संप्रदाय आपने जीके में पढ़े होंगे, इस तरह से हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर भी संप्रदाय हैं। ठीक है, तो बात स्पष्ट है और मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ भी लिखा है एक लाइन में। यहाँ देखिए, संप्रदाय क्या है? एक जैसी विचारधाराओं वाले लोगों का एक समूह। ठीक है, जैसे मान लो 20 लोग हैं। ठीक है, 20 लोग हैं। इन 20 लोगों का जो मानना है, उनका जो सोचना है, विचारना है, इनके बारे जो विचारधारा है वो सबकी समान है। ठीक है, 20 लोगों की विचारधारा सबकी समान है, एक जैसे विचार हैं, एक ही मत इनका है, तो इसको हम कहेंगे 20 लोगों का एक संप्रदाय है। ठीक है, इनका एक संप्रदाय बन गया है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि एक जैसी विचारधाराओं वाले लोगों का एक संगठन या एक जो समूह होता है वही संप्रदाय होता है। इसी को हमने यहाँ पर अच्छे से स्पष्ट किया है कि संप्रदाय मनोवैज्ञानिकों का एक समूह है जो एक निश्चित विचार प्रणाली रखते हैं, जिससे सभी लोगों को उनके अनुसरण हेतु मार्ग संकेत किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, जो बात हम ऊपर आपको बता चुके हैं वही बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो अब तक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स की संप्रदाय क्या होता है। अब हम जो मेन संप्रदाय हैं, जो मुख्य संप्रदाय साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, उनको एक एक को हम यहाँ पर बताएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको केवल 3 संप्रदायों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे संप्रदाय यदि हम इस वीडियो में आपको बताएं तो वीडियो लंबा हो जाता है, जो आपको भी दिक्कत आती है और हमें भी दिक्कत आती है उससे। चलिए देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन प्रमुख संप्रदायों का प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पर पड़ा है, उनका वर्णन हम यहाँ पर अधोलिखित प्रकार से कर रहे हैं।
ठीक है, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है, उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला हम संप्रदाय पढ़ रहे हैं मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। देखिए, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय आ गया। आपसे यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी मैं साथ साथ में आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दूंगा। देखो, सबसे पहले तो यहाँ प्रवर्तक की बात आ सकती है कि भाई मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय जो है इसका प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक के लिए आपको ध्यान में रखना होगा सिगमंड फ्राइड। क्या? सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया का है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। आपने वियना नाम सुना होगा, वियना जगह है, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या विशेष है, क्या इनका मानना होता है, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय वाले लोग क्या मानते हैं, वो इसमें हमें ध्यान में रखना होता है। इसमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है, थ्योरी वाला प्रश्न भी बन सकता है और आपका छोटा प्रश्न भी बन सकता है, डायरेक्ट यानी कि ऑथेंटिक सवाल भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो देखो, यहाँ पर एक एक चीज को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। देखो, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक इनकी जो मेन बातें हैं, इसमें जो मेन विशेष बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने हैं एग्जाम के लिए, चाहे रीट की एग्जाम की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की करो, फर्स्ट ग्रेड की करो, मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर फिर नहीं रहेगा आपका। और फिर जो भी मैटर बनेगा इससे इसी में से प्रश्न बनाऊंगा, और जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में पहले पूछ लिए गए सबको शामिल करते हुए टेस्ट पेपर आपका लिया जाएगा। देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यह है मनोविज्ञान का एकमात्र संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति या निर्माण किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा नहीं लिखना भूल गए हैं, कोई नहीं, आपको नहीं और यहाँ पर जोड़ना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इनका यह है कि ये जो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय है, इसका जो निर्माण है या इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुई, बल्कि ऑस्ट्रिया के एक नैदानिक परिसर में हुई है। नैदानिक परिसर यानी कि चिकित्सालय था, वहां एक चिकित्सालय के अंदर इसका निर्माण हुआ है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बल्कि इसके अलावा जितने भी संप्रदाय आप पढ़ोगे उन सब की उत्पत्ति या उनका निर्माण किसी विश्वविद्यालय में हुआ है, ठीक है। तो एक विशेष बात है ये जो कि हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इस तरह से हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति या निर्माण किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, बल्कि एक नैदानिक परिसर है ऑस्ट्रिया के अंदर या चिकित्सालय है वहां पर हुआ है। आगे चलते हैं, इसमें और क्या फैक्ट है, इनका क्या विशेष मानना है, इसमें क्या विशेष बात है, वो यहां से आपको हम बता रहे हैं। देखो, यहां कहते हैं कि फ्राइड ने मन या मस्तिष्क के आधार पर, सिगमंड फ्राइड इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने मन या मस्तिष्क के आधार पर चेतना का विश्लेषण किया है इसमें, अतः इस संप्रदाय को मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय कहा गया है। समझ गए बात को? तो यहां पर देखो, जो सिगमंड फ्राइड हैं उन्होंने मन या मस्तिष्क के आधार पर चेतना का विश्लेषण किया है। उन्होंने मन या मस्तिष्क के 3 पार्ट बताए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा मन या मस्तिष्क है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है हमारा मन। तो उन्होंने बताया कि भाई एक तो चेतन मन होता है हमारा, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई एक अचेतन भी होता है, और उन्होंने कहा कि एक अर्धचेतन मन होता है। इन तीनों की व्याख्या उन्होंने करी है, तीनों को उन्होंने अच्छे से समझाया है। यहां पर एक बर्फ के टुकड़े का उदाहरण भी दिया गया है। जैसे मान लो कोई एक पानी का पात्र है कोई भी, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाला गया है, ठीक है। अब बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर ज्यादा रहेगा कि कम, आप बताइए? पानी के अंदर ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। जब पानी के अंदर आप बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो पानी की अंदर जो सतह के अंदर रहेगा वो हिस्सा ज्यादा रहेगा और ऊपर जो दिखेगा वो कम रहेगा। तो ऊपर जो दिख रहा है वो हिस्सा इन्होंने क्या कहा बताइए? उसको कहा इन्होंने चेतन मन, और जो नीचे है पानी के अंदर सतह में वो उसको कहा कि अचेतन मन है, और बीच में जो है उसको अर्धचेतन की स्थिति बताई है। तो इस प्रकार से कहा कि जो अचेतन मन है हमारा वो बहुत बड़ा भंडार है, जबकि चेतन बहुत कम हिस्सा रखता है। इस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया है। डिटेल से हम आगे बात करेंगे जब इसका विशेष टॉपिक रहेगा हमारा, वहां पर हम इसको अच्छे से और क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर मन या मस्तिष्क के आधार पर चेतना का विश्लेषण किया है। इसी वजह से मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय इसको कहते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यहाँ पर एक याद रखनी है कि इस संप्रदाय की उत्पत्ति जो है वो चिकित्सा शास्त्र से हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। मनोविश्लेषणवादी जो संप्रदाय है इसका निर्माण या उत्पत्ति हम आपको बता चुके हैं कि एक नैदानिक परिसर में हुई है। ठीक है, नैदानिक परिसर यानी कि चिकित्सालय था वहाँ पर ऑस्ट्रिया के अंदर, वहाँ पर इसका निर्माण माना जाता है। जबकि अन्य जितने भी संप्रदाय होंगे उनका निर्माण या उत्पत्ति विश्वविद्यालय में हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको एक एक बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कह रहे हैं कि इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है तथा शिक्षण प्रक्रिया में बालक को स्वतंत्र रखने का विचार भी इसी संप्रदाय में दिया गया है। अब देखो यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, सवाल आ सकता है कि मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से जुड़ी हुई मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, या इनसे संबंधित कथन कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो, इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है। किस पर? बाल केंद्रित। अब बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है जिस शिक्षा में बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और बालक की रुचियों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, उनका क्या मानस है, क्या स्थिति है उनकी, उनके व्यवहार इत्यादि को देख करके उनकी रुचि के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। आपकी शिक्षण विधियां वहां पर तय की जाती हैं कि बच्चे की क्या रुचि है, बच्चा किस हिसाब से पढ़ना चाहता है। ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि स्तर इत्यादि सबको ध्यान में रखा जाता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर बच्चा ही है मुख्य बिंदु, यानी बच्चे को आधार बना करके आपको अपनी रणनीति तय करनी होती है। पहले एक परंपरा होती थी जहां पर शिक्षक प्रदान होता था। ठीक है, यानी कि वो शिक्षक केंद्रित हमारी प्रणाली चलती थी, उसमें टीचर मुख्य था। टीचर जो सोचता था वैसे ही पढ़ाता था, उसको मतलब नहीं होता कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना अधिगम हो रहा है, कितना बच्चों तक पहुंच रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो वहां पर मामला थोड़ा इतना अच्छा नहीं था। अब चेंज हो गया है, अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। तो यहाँ पर जो संप्रदाय है मनोविश्लेषणवादी, ये संप्रदाय बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है कौन सा संप्रदाय है? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। और शिक्षण प्रक्रिया में बालक को स्वतंत्र रखने की बात भी कहता है कि जो हम शिक्षण की जो प्रक्रिया है हमारी ये पूरी, इसके अंदर जो बच्चा है उसको हम स्वतंत्र छोड़ दें। ये कह रहा है कि भाई उसको फ्री रहने दें और स्वतंत्र रूप से सीखेगा वो। ठीक है, बहुत सारी बातें तो प्रकृति से सीखता ही है, तो वह स्वतंत्र रूप से ज्यादा सीख सकेगा और उसका जो विकास है वो भी सही ढंग से हो सकता है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। अब देखो आगे एक बात और स्पष्ट कही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राकृतिक या प्रारंभिक शिशु शिक्षा पर जोर या विचार भी सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय इसी संप्रदाय को जाता है। इन्होंने प्राकृतिक या प्रारंभिक शिशु शिक्षा पर भी जोर दिया है। कहा कि जो प्राकृतिक रूप से जो शिशु पढ़ता है या समझता है या सीखता है, या प्रारंभिक जो शिशु होता है उसकी जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप में अच्छे से होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए, परवरिश उसकी अच्छी हो, उसके आसपास का वातावरण सही हो, माहौल अच्छा होना चाहिए। ये विचार सबसे पहले इन्होंने ही दिया है। ठीक है, यही संप्रदाय सबसे पहले ये बात कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शिशु होता है या जो बालक होता है आपका, वो बहुत तेजी से सीखने वाला होता है। क्योंकि जो शिशु होता है उसकी जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासु होता है। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछने वाला होता है, इसलिए उसकी ग्रहण क्षमता इतनी होती है कि उसको जितना भी सिखाओ आप सिखा सकते हो। बाद में तो फिर वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, उसमें समझ विकसित हो जाती है। यहाँ पर समझ नहीं होती है। ठीक है, ग्रहण क्षमता होती है लेकिन समझ क्षमता उसकी नहीं होती है यहाँ पर। इस तरह से इन्होंने ये कहा है कि प्रारंभिक शिशु शिक्षा पर जोर दिया है कि प्रारंभिक शिशु शिक्षा होनी चाहिए ठीक प्रकार से। एक विशेष बात जो इन्होंने कही है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में, वो मैंने यहाँ पर स्पष्ट करी है नीचे। कहा कि इस संप्रदाय में यौन कारकों पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। यानी कि यौन कारकों से तात्पर्य है कि जो बच्चे होते हैं उनमें लिबिडो पाया जाता है, उनमें काम प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी उनमें सेक्स की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसा इनका मानना है। जो बालक होते हैं उन बालकों के अंदर भी कामुकता की बात इन्होंने कही है। उन्होंने किसने? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने ये बात कही है। तो ये विशेष बात है कि यौन कारकों पर भी सर्वाधिक जोर दिया है, सबसे ज्यादा जोर दिया इन्होंने। और इसी के आधार पर इन्होंने 3 ग्रंथियों की यहाँ पर चर्चा करी है। इन तीनों ग्रंथियों से भी प्रश्न कई बार बन चुका है। देखो, इन्होंने 3 ग्रंथियां बताई हैं जो भावात्मक ग्रंथियां कहलाती हैं। एक ग्रंथि इन्होंने कही कि ओडिपस ग्रंथि होती है बच्चों। क्या? ओडिपस। ओडिपस जो ग्रंथि होती है वो हमारी पितृ विरोधी भावना ग्रंथि होती है।
मैं अभी बताऊंगा इनको क्या होती है। इसके बाद में दूसरी ग्रंथि होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, जो कि मातृ विरोधी भावना ग्रंथि होती है। और तीसरी इन्होंने कहा एक होती है नार्सिसिज्म, ये दोनों में पाई जाती है। ठीक है, आत्म प्रेम संबंधी भावना ग्रंथि होती है। एक एक को स्पष्ट कर रहा हूं। पहली इन्होंने कहा कि ओडिपस ग्रंथि होती है, जो कि केवल बालक में पाई जाती है, लड़के में पाई जाती है। ओडिपस ग्रंथि से क्या होता है, इसमें लिखा है कि पितृ विरोधी भावना विकसित होती है उसमें। यानी कि जो बालक होता है, जो लड़का होता है, आप कभी भी कहीं पर भी देखना, अपने घर में परिवार में इस बात को आप वॉच करना कि जो लड़का होता है वो अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करता है, माँ से ज़्यादा टच में रहता है। ठीक है, माँ से ज़्यादा स्नेह करता है। कारण उसका ओडिपस ग्रंथि है, क्योंकि इससे पितृ विरोधी भावना विकसित होती है। और इसके विपरीत में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है लड़कियों में। अब इससे क्या होता है, मातृ विरोधी भावना, यानी कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती हैं, ज़्यादा उनका अटैचमेंट रहता है, ज़्यादा स्नेह होता है उनका। बात समझ रहे हैं आप? चाहे आप अच्छे से देख लेना, अपने आप से पूछना इस बात को कि बात सही है कि नहीं है। लड़का तो करते हैं अपनी मम्मी से और लड़कियां अपने पापा से ज़्यादा स्नेह करती है। कारण उसका क्या है, ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये प्रश्न आपके बन सकता है। ठीक है, जैसे पूछा जा सकता है कि पितृ विरोधी भावना ग्रंथि कौन सी होती है, तो ओडिपस नाम रखना है। मातृ विरोधी भावना ग्रंथि कौन सी होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। और जो दोनों में पाई जाती है वो है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म में क्या होता है, आत्म प्रेम संबंधी भावना होती है, केवल स्वयं से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना। ठीक है, जैसे मान लो आप शीशे में देख रहा है, कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, शीशे में देख रहा है और सोच रहा है कि मैं कितना सुंदर हूँ, अरे देखो मेरा कितने अच्छा चेहरा है, कितनी अच्छी शक्ल है, कितना मैं अच्छा स्मार्ट हूँ। स्वयं से बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत प्रेम कर रहा है, और प्रेम करता करता अपने आप में प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, मजा आ रहा है उसको। देखिए, इस तरह से जो आत्म प्रेम होता है, खुद से प्रेम करना, बस बाकी से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की भावना विकसित रहती है, जो दोनों में पाई जाती है और धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने बात की आपकी मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की। तो आशा करते हैं कि आप मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के बारे में जान चुके होंगे। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो आपको हमने बता दी हैं कि इसमें कौन सी बातें हैं, प्रवर्तक ध्यान रखना है, इसमें मुख्य बात क्या बताई गई है वो ध्यान रखना है, इसका उत्पत्ति निर्माण कहाँ से माना जाता है वो ध्यान रखना है, मनोविश्लेषणवादी जो संप्रदाय है इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है वो याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मुख्य बिंदु क्या है वो ध्यान में रखना है, और बाल केंद्र शिक्षा पर इसमें बल दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है, भावनात्मक जो ग्रंथियों की हमने बात करी है 3 की, उनका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय पूरा हो जाता है। इसके बाद में अगला संप्रदाय है हमारा सेकंड नंबर पे। देखिए, सेकंड नंबर पे हमारा संप्रदाय है कार्यात्मवादी संप्रदाय। कौन सा है, कार्यात्मवादी संप्रदाय। अब इस कार्यात्मवादी संप्रदाय में आपको क्या ध्यान रखना है, इसका नाम सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको प्रकार्यवादी संप्रदाय भी कहते हैं, कार्यात्म संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। ये इसके उपनाम हैं, तो इनसे भी संबंधित प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है, क्लियर है सबके? कार्यात्मवादी संप्रदाय को प्रकार्यवादी संप्रदाय भी कहेंगे या कार्यात्मक संप्रदाय भी कहेंगे। अब देखो, प्रवर्तक की सबसे पहले बात आती है। ठीक है, तो प्रवर्तक में आपको ध्यान में रखना होगा विलियम जेम्स। कार्यात्मवादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो विलियम जेम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा समर्थक भी हैं इसमें, जॉन डीवी और एंजेल को माना जाता है। कई बार इनका नाम तीनों का एक साथ भी आपको मिल सकता है, लेकिन जो मुख्य प्रवर्तक हैं इसमें वो है विलियम जेम्स, और समर्थक में इनका जॉन डीवी और एंजल्स का नाम आता है। ठीक है, अब इसमें विशेष बात क्या है इस संप्रदाय की, वो हमें समझनी है। देखिए, लिखा है मैंने स्पष्ट यहाँ पर, यह संप्रदाय करके सीखने पर आधारित है। यानी ये जो संप्रदाय है हमारा कार्यात्मवादी, ये करके सीखने पर ज़्यादा जोर देता है। यानी कि बच्चे करके सीखते हैं। जैसे कोई काम उनको सीखना है, समझना है, तो करिए उसको। उसमें गलती हो सकती है, खराब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके ही सीखेगा ऐसे। और ऐसा होता भी है, आप व्यवहार में देख लीजिए, हम जिन कामों को करते हैं उनको सीख जाते हैं। ठीक है, केवल देखने मात्र से किसी काम को नहीं सीखा जाता है। हाँ, खराबी हो सकती है, उसमें मिस्टेक आ सकती है, वो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसको सीखोगे आप ऐसे। तो करके सीखने पर ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन कारकों या तत्वों का पता लगाना है जो व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। बहुत ही मुख्य बात है। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है, यानी कि इनका कहना है, इनका मुख्य उद्देश्य है ये क्या,
कि व्यक्ति के अंदर उन कारकों या तत्व या फैक्टर का पता लगाना है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे मान लो कोई बालक है, अब उसको किस तरह से आप काम करवा सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री कुछ ना कुछ। जैसे आपने कोई लालच दे दिया, कोई लोभ दे दिया, तो वही उसके लिए प्रेरणा का कारण बन जाएगा। जैसे आपने कहा कि आपको कक्षा में फर्स्ट आना है, आपको साइकिल मिलेगी, आपको इतने हजार रुपए मिलेंगे, आपको मोबाइल मिलेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको बाइक मिलेगी। इस तरह से आपने कोई ना कोई उनको एक लालच दिया या एक उनको एक कारण बताया, तो उसको आधार बना के मेहनत करेंगे वो उनके लिए प्रेरणादायक हो गया। ठीक है, व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देगा वो कि नहीं मुझे करना है यार, कैसे भी, चाहे कुछ भी हो। चाहे वो रात को नींद आ रही है तब भी वो नींद को छोड़ के, नींद को त्याग के प्रयास करेगा। कारण क्या है, उसको पता है उसका उद्देश्य। ठीक है, उनको पता है कि भाई मुझे उस टारगेट तक पहुंचना। कहने का मतलब सीधा ये हो गया कि हमें पता लगाना होता है कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी तत्व हैं, कौन सी बातें हैं जो बालक के कार्य करने की क्षमता में प्रेरणादायक हैं। उनका पता लगा के हम उनको आगे बढ़ाते हैं। आगे कह रहे हैं इसमें, देखिए, यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी मेन बात है यहाँ की कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता, यानी जो पाठ्यक्रम तय किया जाए वो चाहे किसी भी क्लास का हो सकता है। जैसे 5वीं क्लास का है, 6वीं क्लास का पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो इसकी उपयोगिता कितनी है हमारे व्यवहार में, जीवन में, इसकी उपयोगिता कितनी है, उस उपयोगिता पर बल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम में रखा जाए वो उपयोगी होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, हमारे जीवन से जुड़ा होना चाहिए, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला होना चाहिए, तो वो हम अच्छे से कर पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे उसको। ठीक है, हम उस चीज को पढ़ रहे हैं जो हमें कहीं काम नहीं आने वाली, हमारे आसपास में उसका कोई संबंध नहीं है, तो उसको हम मन से नहीं पढ़ेंगे, कभी भी नहीं पढ़ेंगे, केवल एक बोझ मान के उसको हम लेके चलेंगे ऐसे। तो हम इसमें यही बताया गया कि विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल दिया जाता है। इसमें आगे कह रहे हैं, इसमें देखिए, पाठ्यक्रम के निर्माण का विचार सबसे पहले इसी संप्रदाय में प्रस्तुत किया गया तथा इसके निर्माण के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया। देखो, ये बात वैसे ऊपर स्पष्ट हो गई है। कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम के निर्माण का जो विचार है सबसे पहले इसी संप्रदाय में दिया है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण का विचार सबसे पहले किस संप्रदाय में प्रस्तुत किया गया या किस संप्रदाय से संबंधित है, ऐसे, या फिर तथ्य के रूप में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कार्यात्मवादी संप्रदाय से संबंधित तथ्य कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है, ऐसे, और इनमें से तथ्य बना के वो आपको दे सकते हैं इस तरह से। तो पाठ्यक्रम के निर्माण का विचार किसमें दिया है भाई, कार्यात्मवादी संप्रदाय में दिया है, और निर्माण के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन इसी में किया है। बात समझ गए, इसमें कोई खास बात तो है नहीं ऐसी। यानी कि इसमें ये बताया है उन्होंने कि जो पाठ्यक्रम है उसका विचार में उन्होंने कहा है कि भाई, तो इस तरह से ये बात स्पष्ट है। आगे देखते हैं, आगे यहां से कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और बुद्धि परीक्षण से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक उपागमों को सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय इसी संप्रदाय को दिया जाता है। देखो, बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अनेक प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बुद्धि परीक्षण, इनसे संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिक उपागम हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो इसी संप्रदाय को जाता है, कार्यात्मवादी संप्रदाय को ही जाता है। तो इस तरह से कार्यात्मवादी संप्रदाय में कौन कौन सी मुख्य बातें थीं वो हमने आपको यहाँ बताई हैं। तो सबसे पहले आपको बताया कि इसको प्रकार्यवादी संप्रदाय भी कहते हैं, प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं और समर्थक जॉन डी बी एंजल्स हैं। इसके अलावा करके सीखने पर ये ज़्यादा जोर देता है, ठीक है, और ये इस बात पे भी जोर देता है कि बालक के अंदर उन कारक या तत्वों का पता लगाया जाए जो उसके लिए प्रेरणादायक हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रम के निर्माण का विचार सबसे पहले इसी में दिया गया है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि परीक्षण से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिक उपागम हैं, जितने भी अप्रोचेज हैं, उनको सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय भी इसी में दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे 2 संप्रदाय कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम तीसरा और आज का लास्ट संप्रदाय यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, और संप्रदाय है आपका, देखिए, प्रेरकीय संप्रदाय। यहाँ से देखिए तीसरे नंबर का हमारा संप्रदाय है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 3 नंबर संप्रदाय प्रेरकीय संप्रदाय, जिसका दूसरा नाम है प्रयोजनवादी संप्रदाय। ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार कि भाई प्रेरकीय संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है, प्रयोजनवादी संप्रदाय। हार्मिक संप्रदाय, इसका अलग नाम है हार्मिक संप्रदाय,
ठीक है। अब इनकी पीडीएफ नोट्स यदि आप चाहते हो, इनकी पीडीएफ नोट्स यदि आप चाहते हो तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप है मिशन कैरियर क्लासेज, स्क्रीन पर देख रहा है आपको लोगो है ये, इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इस ऐप पर आपको पीडीएफ नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। और इस पर टेस्ट भी हम जनरेट करेंगे, टेस्ट भी आप दे सकोगे आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। अब तो ये हमारा आगे तीसरा है प्रेरकीय, इसका दूसरा नाम प्रयोजनवादी और एक नाम और है हार्मिक संप्रदाय, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए नाम और उपनाम की बात। अब प्रवर्तक की बात आती है, तो प्रवर्तक में ध्यान रखना होगा विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ये ध्यान रखना आपको, ये मोस्ट प्रश्न यहीं से बनता है। जैसे पूछ लिया कि प्रयोजनवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो विलियम मैकडूगल ध्यान रखना है। हार्मिक संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम मैकडूगल है। अब ये संप्रदाय कब बना है, तो उसका जो समय है वो है 1908 और अमेरिका के अंदर ये कार्य हुआ है, ठीक। अब देखो इसमें जो एक शब्द आया हार्मिक संप्रदाय, ठीक है, ये थोड़ा सा नया शब्द है, तो इसको मैंने स्पष्ट किया नीचे, देखिए। अब देखो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आगे। इसमें जो सबसे पहले एक में हार्मिक संप्रदाय जो हमने बताया इसका नाम, उसमें सबसे पहले हम हार्मिक शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई हार्मिक शब्द है क्या। तो लिखा है कि हार्मिक शब्द की उत्पत्ति हॉर्म शब्द से हुई है जिसका अर्थ प्रेरणा देना है, अर्थात यह संप्रदाय व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है, अतः इसे प्रेरकीय संप्रदाय कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई है। तो यहां से आपका ये सवाल बन सकता है कि हार्मिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उत्तर हो जाएगा हॉर्म शब्द से। अगला सवाल बनता है कि हॉर्म शब्द से क्या तात्पर्य है, उत्तर हो जाएगा प्रेरणा देना, ठीक है। इस तरह से संप्रदाय, तो इस संप्रदाय में व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया प्रेरकीय संप्रदाय, यानी बच्चे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको, ठीक है। इस तरह से इसमें कार्य किया जाता है। जैसे बच्चे से आपको कोई कार्य करवाना है तो आप उसको प्रेरणा दीजिए, उसको मोटिवेट करिए कि नहीं आप कर सकते हो, आप में ये योग्यता है, आपको ये इस तरह से आप करेंगे, इसको आप में इतनी क्षमता है, आप ऐसे कर सकते हो, उसको मोटिवेट करना है, उसको प्रेरणा देनी है किसी ना किसी रूप में, ठीक है। प्रेरणा देने के कई प्रकार भी हैं, ठीक है, वो आप किसी भी प्रकार को अपना सकते हो। आगे देखिए इसमें लिखा है, इसमें आत्मसम्मान पर विशेष जोर दिया जाता है। यह प्रश्न आपका बन सकता है यहां से, किस संप्रदाय में आत्मसम्मान पर विशेष जोर दिया जाता है। आत्मसम्मान यानी खुद का सम्मान, बाकी के आपको लेना देना नहीं है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपका खुद का सम्मान, अपने आप का सम्मान, ठीक है। कहीं भी यदि ठेस पहुंचती है तो आप बिल्कुल उतावले हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं यदि ठेस पहुंचती है आपके सम्मान को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा छोटी मोटी बातों से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आत्मसम्मान सर्वोपरि होता है, उनको छोटी सी बात भी चुभ जाती है, छोटी सी बात भी। जैसे मान लो आप कहीं रिश्तेदारी में गए, आप कहीं गेस्ट बन के गए और आपको किसी ने कहा नहीं कि भाई बैठो साहब बैठो, सब लोग बैठ के हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, मस्ती कर रहे हैं सब, लेकिन आपको कहा नहीं तो आपकी वो बात ठेस पहुंच गई, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, ऐसा आपको लग रहा है, मेरे से कहा नहीं, मेरे से बैठने के लिए नहीं कहा, ऐसे। तो वो इस तरह की छोटी छोटी बातें वहां पर आ जाती हैं। तो आत्मसम्मान पर जोर दिया जाता है विशेष रूप से यहां पर, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इस संप्रदाय का मानना है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है या प्रयोजन अवश्य होता है जो हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है, जिसमें हमारा आत्मसम्मान भी शामिल रहता है और बार बार प्रेरित करता है। यह बात बिल्कुल सही लिखी है, एकदम स्पष्ट है। अब आत्मसम्मान को यहां पर स्पष्ट रूप से और भी आगे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। यह भी बात बिल्कुल सही, हम जानते भी हैं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में बिना प्रयोजन या बिना कारण के कोई काम नहीं करता है। अरे मूर्ख व्यक्ति भी किसी प्रयोजन के बिना काम नहीं करता है, मूर्ख व्यक्ति भी। तो फिर आप जैसे हम जैसे लोग क्यों करेंगे बताइए भाई। जैसे मान लो आप अभी रीट की तैयारी कर रहे हो, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप गणित पढ़ रहे हो, आप संस्कृत पढ़ रहे हो, कोई ना कोई कारण है भाई, इसलिए पढ़ रहे हो आप, ऐसे नहीं पढ़ेगा कोई। किसी को शौक लग रहा है क्या साइकोलॉजी पढ़ने का, बताइए। किसी को मजा आता है क्या साइकोलॉजी पढ़ने में? नहीं, हमारा कोई कारण है, कोई बहुत बड़ा प्रयोजन छिपा हुआ है, इसलिए आप इसको साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो। आप देखिए शिक्षक बनने के बाद में कितने लोग हैं साइकोलॉजी पढ़ने वाले भाई, बताइए आप, किसी से पूछ के देखिए आप। नहीं, क्योंकि हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहता उस समय, प्रयोजन पूरा हो चुका है, नौकरी लग गई हमारी, बस उसके बाद में आपको कहीं आवश्यकता नहीं पड़ रही, इसलिए। तो इसी बात पे जोर दे रहे हैं यहां प्रयोजनवादी और हार्मिक संप्रदाय में। और इसमें एक आत्मसम्मान भी एक फैक्टर है। जहां पर आत्मसम्मान की बात होती है वहां पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां लोगों ने कह दिया, सबके सामने अनाउंस कर दिया कि ये व्यक्ति अपने आप को साबित करके दिखाए, यदि इसमें कुछ योग्यता है तो
आपके लिए ऐसा मान लो किसी ने कह दिया, ये बात आपके चुप गई, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची कि नहीं, अंदर से आवाज आई कि मुझे करके दिखाना है, लोगों को साबित करना है कि मैं भी नौकरी लग सकता हूं, ऐसा। और वो अंदर से बार बार उसको मतलब कचोट रही है, बार बार उसको याद दिला रही है वो बात, बार बार दिमाग में सोते जागते रात दिन हमेशा वही बात उसके दिमाग में घूमती है। लोगों की बात, लोगों ने कहा सबके सामने सार्वजनिक रूप से कि तेरे में योग्यता है तो दिखा नौकरी लग के। अरे कोई तेरे में दम नहीं है, कोई तैयारी वैयारी नहीं करते तुम, ठीक है, ऐसे टाइम पास कर रहे हो आप। लोगों ने ऐसा आपके लिए कह दिया और आपको ये बात चुप गई, तो आप दिन रात एक कर दोगे, क्योंकि आत्मसम्मान की बात है वहां पर। यदि आप नहीं लगे तो लोग फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, आपको जीने नहीं देंगे लोग समाज के अंदर, ठीक है, ऐसे। तो ये आत्मसम्मान की बात है। तो आत्मसम्मान के लिए भी हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भी एक प्रेरणा देने वाला हमारा एक फैक्टर है, ठीक है। आत्मसम्मान को बचाने के लिए, आत्मसम्मान के लिए हम दिन रात एक कर सकते हैं, चाहे पैसे कमाने की बात हो, पढ़ाई करने की बात हो, नौकरी की बात हो, और कोई बात हो, चाहे कुछ भी हो। इसमें एक लाइन और लिखी है लास्ट में, देखिए, इस संप्रदाय को कार्य कारण संबंधों का संप्रदाय भी कहते हैं। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है कि इसको किस नाम से भी जानते हैं, कार्य कारण संबंधों का संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्य और कारण दोनों का संबंध होता है, ठीक है। हमने कहा कि भाई प्रयोजन कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई कार्य होगा, तो कार्य और कारण दोनों में रिलेशन होता है, इसीलिए उसका नाम ये रख दिया है कार्य कारण संबंधों का संप्रदाय। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहां पर 3 संप्रदायों की बात करी है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय बताया सिगमंड फ्राइड का, इसके बाद में कार्यात्मवादी संप्रदाय बताया हमने विलियम जेम्स का, और तीसरा और लास्ट आज की वीडियो के हिसाब से बताया विलियम मैकडूगल का, प्रेरकीय या प्रयोजनवादी या हार्मिक संप्रदाय। अगली वीडियो में हम आपको जो शेष बच गए हमारे संप्रदाय, जिसमें हम आपको बताएंगे संरचनावादी संप्रदाय, ठीक है, इसके बाद में गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है, साचर्यवादी संप्रदाय और व्यवहारवादी संप्रदाय, इसकी हम चर्चा करेंगे। पूरा हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में आपके चारों के चारों एक साथ बता दिए जाएं, जिससे हमारा संप्रदाय का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने सारे फैक्टर्स को यहाँ पर रखा है, जितने भी आपके मोस्ट तथ्य हैं इनसे रिलेटेड वो हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। आपका सवाल इसी में से बन जाएगा, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए, आपको बात समझ में आनी चाहिए, एकदम स्पष्ट रहना चाहिए कि मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय क्या होता है, कार्यात्मवादी संप्रदाय होता क्या है, इसमें क्या है, ये क्लियर होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए, ऐसे तभी जाके आप साइकोलॉजी में बाजी मार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अच्छे से पढ़ते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें सबको, क्योंकि सबको फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही इसमें वृद्धि होती है, कभी भी इसमें कमी नहीं होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, अच्छे से आपकी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम।